हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे और लॉकडाउन में आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो अब अगर हम लोग अपने लेक्चर की बात करें तो हम लोग कूलम्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दो पार्ट कवर कर चुके हैं। हम लोगों ने तरह तरह के सवालों में इसका यूज भी देखा। आप लोग शायद पहले के सारे वीडियोस देख लिए होंगे। आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो अगर आपने पहले के टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं तो मैं बस यही कहूंगा कि जल्दी से जल्दी उन सारे टॉपिक्स को पढ़ लीजिए, पूरा लेक्चर कंप्लीट कर लीजिए, नोट्स कंप्लीट कर लीजिए और लेक्चर के साथ ही चलते रहिए। तो चलिए जल्दी से कॉपी कलम निकाल लेते हैं और हम लोग अब नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, या फिर इसी का दूसरा नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। शॉर्ट में हम लोग इलेक्ट्रिक लाइंस या तो ये लिखेंगे या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा लिखेंगे, ये शॉर्ट में लिखेंगे हम लोग। हम जनरली दूसरे वाले का यूज करेंगे, EFL, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये तो कायदे से कहा जाए तो ये एक वो इमेजिनरी लाइन है जिसपे टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देता है। तो इट इज an imaginary line tangent to which gives the direction of electric field। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, EFL। इस जगह पे ये कोई पॉइंट A है। इसका मतलब है कि इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसके टेंजेंट से डिसाइड होगा। ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पोजीशन A। अगर इसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे यहां पे कोई दूसरा पोजीशन B है तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे टेंजेंट के डायरेक्शन में, ठीक वैसे ही अगर यहां पे कोई पॉइंट C है तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से टेंजेंट के डायरेक्शन में, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे और किसी भी जगह पे अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना, ध्यान रहे डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड नहीं, डायरेक्शन पता करना, तो आप वहां पे टेंजेंट बना लीजिए। उस टेंजेंट के तरफ ही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ऐसा माना गया। आप ध्यान रखें, ये इमेजिनरी लाइंस हैं, रियल लाइंस नहीं है। ये केवल फिजिक्स, नेचर में होने वाले फिजिकल फिनोमिनन को समझने के लिए इन चीजों को माना गया है कि जो चीजें नेचर में हो रहा है अगर ये सब चीजें मानकर एक्सप्लेन करें तो एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि फिजिक्स को समझने के लिए ये सब चीजें मानी जा रही है। तो ये इमेजिनरी लाइंस हैं और टेंजेंट, ये टेंजेंट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। अब जब ये माना गया तो इसके कुछ कुछ प्रॉपर्टीज को भी माना गया। प्रॉपर्टीज, सबसे पहला प्रॉपर्टी, एक अगर आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है तो वहां से लाइंस निकलेंगे और इन्फिनिटी पे टर्मिनेट होंगे। तो पहले हम डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं।
जैसे ये हमारे पास एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां से इलेक्ट्रिक लाइंस निकलेंगे दूर की तरफ, रेडियली आउटवर्ड। अगर आइसोलेटेड है तो रेडियली आउटवर्ड। और ये खत्म कहां होंगे? इन्फिनिटी पे। कहां खत्म हो रहे हैं? इन्फिनिटी पे। तो मतलब एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस ओरिजिनेट होते हैं रेडियली और वो टर्मिनेट करते हैं एट इन्फिनिटी। अब अगर अच्छा एक बात और, ये लाइंस बीच में ब्रेक नहीं होते। ऐसा नहीं कि लाइंस बीच में ब्रेक हो जाएंगे। लाइंस एक बार ओरिजिनेट हुआ है तो वो कहीं बीच में ब्रेक नहीं होगा, वो सीधे टर्मिनेट होगा। अब जहां भी टर्मिनेट हो रहा है वहां तक ये लाइंस कंटिन्यूअस होंगे। ऐसा नहीं कि यहां से लाइंस निकले, यहां तक आया, ये टूट गया, फिर लाइंस चल गया। ऐसा नहीं होता। ये एक ही बार खत्म होगा और वहां खत्म होगा जहां पे ये टर्मिनेट कर रहा है। तो अगर ये लिखेंगे, अभी हम लोग डायग्राम से इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमारे पास केवल एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है तो वैसे केस में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये सब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं। आप इनकी संख्या कुछ भी दे सकते हैं क्योंकि सब इमेजिनरी है। हालांकि आगे हम लोग देखेंगे संख्या कैसे बताएंगे। तो लाइंस इस पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगे और सीधे रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, और टर्मिनेट कहां कर जाएंगे? इन्फिनिटी पे। ठीक वैसे ही अगर हमारे पास केवल एक नेगेटिव चार्ज है तो वैसे केस में लाइंस यहां पे टर्मिनेट होते हैं, तो फिर ये निकल कहां रहे होंगे? तो कहीं से निकल के आ रहे होंगे। बीच में लाइंस ब्रेक कर नहीं सकता। तब तो एक ही बात है कि उनको इन्फिनिटी से आना पड़ रहा होगा। यहां पे ये प्लस और ये माइनस, मतलब नेगेटिव चार्ज में लाइंस इन्फिनिटी से ओरिजिनेट करता है और माइनस चार्ज पे आकर टर्मिनेट करता है, मतलब खत्म हो जाता है। ध्यान रहे ये आइसोलेटेड होना चाहिए। मतलब अगर आइसोलेटेड अकेला नेगेटिव चार्ज है तो लाइंस इन्फिनिटी से निकल रहे होंगे और इस माइनस चार्ज पे आकर खत्म हो जा रहे होंगे। आप यहां भी देख रहे होंगे सबके सब रेडियल डायरेक्शन में है, लेकिन टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं। तो अब बात है कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही रह जाएं तो क्या होगा? तो अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रह जाएंगे तो सोच सकते हैं क्या होगा? अभी आप देखें है ना कि पॉजिटिव से लाइंस निकलता है और नेगेटिव पे आकर खत्म हो जाता है। आइसोलेटेड थे इसलिए इन्फिनिटी पे चला गया, ये भी आइसोलेटेड था इसलिए इन्फिनिटी से यहां तक आ गया। लेकिन ये दो, इस केस में ये चार्ज आइसोलेटेड नहीं है। यहां से लाइंस निकलेंगे, प्रॉपर्टीज वही है, यहां से लाइंस निकलेंगे और यहां पे टर्मिनेट करेंगे। अब बात है कि क्या यहां से निकलने वाले सारे लाइंस यहां पे टर्मिनेट कर जाएंगे? तो नहीं। देखिए यहां से कुछ लाइंस निकल के यहां पे चले जाएंगे, ये कुछ लाइंस तो यहां तक चले जाएंगे। ये निकल तो रहा था इधर के लिए, लेकिन ये नेगेटिव इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। इधर भी निकलेंगे, इधर से भी लाइंस आ रहे होंगे। अब देखिए ये लाइंस इधर निकला, लेकिन ये नेगेटिव इसको अट्रैक्ट कर लिया, ये इधर चला जाएगा। ठीक वैसे ही इन्फिनिटी से लाइंस आ रहे होंगे, लेकिन ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले रहा होगा, अपनी तरफ खींच ले रहा होगा, मतलब यहां से कुछ ऐसे निकल रहा होगा। इधर से आना चाह रहा होगा, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज इसको अपनी तरफ खींच लिया होगा, तो ये कुछ ऐसे हो गया होगा। तो इस तरीके से कुछ डायग्राम मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट तो हुआ है, ये सारे के सारे चार्जेज ये पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ से इतने सारे लाइंस देखिए बाहर की तरफ निकला है, ओरिजिनेट है। ये नेगेटिव चार्ज है
तो यहाँ पे आके लाइंस खत्म हो रहे हैं। अब अगर संख्या की बात कर ली जाए तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जितने लाइंस यहां से निकले उतने लाइंस वहां पे चले जाएं। ये लाइंस कितने निकलेंगे या कितने आकर टर्मिनेट करेंगे ये तो इस बात पे डिपेंड करता है, ये भी एजम्पशन है कि उस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है। तो अगर चार्जेस का मैग्नीट्यूड अलग अलग है तो वैसे केस में निकलने वाले लाइंस की संख्या और टर्मिनेट होने वाले लाइंस की संख्या अलग अलग होगी। तो अब इसी चीज को लिख लेते हैं। तो सबसे पहले वाले डायग्राम में क्या है, फॉर एन आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज कॉमा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ऊपर में एस लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस originates from it and terminates at infinity। यहां से निकलेंगे और इंफिनिटी पे टर्मिनेट करेंगे और रेडियल जाएंगे। ठीक वैसे ही for an isolated negative charge electric field lines originates at infinity and terminates on the charge। अगर नेगेटिव चार्ज है तो ये लाइंस इंफिनिटी से निकलेंगे और इस चार्ज पे आकर खत्म हो जाएंगे। और अब अगर दोनों ही चार्जेस हैं, प्लस माइनस दोनों हैं, तो इन जनरल लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस originates from positive charge and terminates at negative charge। तो अगर दोनों ही है तो पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव पे टर्मिनेट होंगे। अच्छा, इस सेंटेंस में एक बात ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि यहां से निकलने वाले सारे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव पे टर्मिनेट होंगे। टर्मिनेट करने के लिए दो चीजें हैं, या तो नेगेटिव चार्ज या फिर इंफिनिटी। तो बगल में अगर नेगेटिव चार्ज है तो यहां से निकलने वाले कुछ लाइंस यहां पे टर्मिनेट हो जाएंगे, लेकिन बाकी लाइंस अभी भी जाकर इंफिनिटी पे टर्मिनेट करेंगे। ठीक वैसे ही अगर नेगेटिव चार्ज के बारे में सोचा जाए तो यहां पे लाइंस टर्मिनेट होते हैं, जबकि ओरिजिनेट कहां से हो रहा होगा, या तो पॉजिटिव चार्ज से या फिर इंफिनिटी से। तो मतलब यहां पे जो लाइंस आ रहे होंगे तो कुछ लाइंस तो पॉजिटिव से आ गए होंगे और कुछ लाइंस इंफिनिटी से आ गए होंगे। तो कभी भी दिमाग में ये बात नहीं आनी चाहिए कि अगर प्लस माइनस अगल बगल है तो यहां से निकलने वाले सारे लाइंस यहां पे चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता। ओरिजिनेट पॉजिटिव चार्ज से भी होता है और इंफिनिटी से भी होता है। ठीक वैसे ही टर्मिनेट की बात करें तो टर्मिनेट नेगेटिव चार्ज से भी होता है, नेगेटिव चार्ज पे भी होता है, और टर्मिनेट यहां पे इंफिनिटी पे भी होता है। तो कुछ लाइंस यहां से ओरिजिनेट करेंगे, मतलब यहां से जो भी लाइंस ओरिजिनेट करेंगे वो कुछ नेगेटिव पे जाकर टर्मिनेट कर जाएंगे और कुछ इंफिनिटी पे टर्मिनेट कर जाएंगे। जो लाइंस यहां पे टर्मिनेट कर रहे हैं उनमें कुछ लाइंस पॉजिटिव से ओरिजिनेट हुए होंगे और कुछ इंफिनिटी से भी ओरिजिनेट हुए होंगे। तो ये अपना पहला पॉइंट है जो कि हम लोग को याद रखना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि
आइसोलेटेड है तो इस तरह का सीन है, अगर अगल बगल रखे हुए हैं तो इस तरह का सीन है। और ये आप जल्दी से लिख लीजिए। अब दूसरे पॉइंट की बात कर लें, दूसरा प्रॉपर्टी। तो दो लाइंस कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते, तो लिख लेते हैं टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। एकदम याद रहे, नेवर इंटरसेक्ट, कभी इंटरसेक्ट नहीं करते। इसका बहुत सिंपल सा रीजन है, क्योंकि जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और इस जगह पे मान लीजिए ये पॉइंट ए है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो हम जानते हैं कि इसके टेंजेंट के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए। अब मान लीजिए दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहां पे एक और लाइन है कुछ इस तरीके का, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों लाइन ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब अगर इस लाइन को लेकर ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाए, इस लाइन फील्ड लाइन को लेकर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसके टेंजेंट, मतलब ये होना चाहिए। तो बात ये है कि ये तो स्पेस का एक ही पॉइंट है और यहां पे जो भी सोर्सेस रहे होंगे उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का तो कोई एक ही डायरेक्शन मिलेगा। पर अगर ये लाइंस कट जाते हैं तो हमारे एजम्पशन के अनुसार यहां पे दो दो फील्ड डायरेक्शन, ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके पास एक ही डायरेक्शन होगा। तो इस वजह से ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये अगर कटता है तो एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन दे देंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो लिख सकते हैं बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट then they will give, then we will get, then we will get two directions of electric field at any given point, which is not possible, which is not possible। तो इस वजह से हमको ये पॉइंट याद रखना है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट कर गए तो एक ही पॉइंट पे हम लोग को दो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शंस मिलेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तीसरा पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी क्लोज लूप नहीं बनाते। तो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन कॉमा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। ध्यान रहे, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन कहने का मतलब है कि जहां पे चार्जेस रेस्ट में है। मतलब अगर इसका मीनिंग समझना है तो इसका मीनिंग है व्हेन चार्जेस इज एट रेस्ट, चार्जेस इज एट रेस्ट। स्टेटमेंट बहुत क्लियर है कि अगर चार्जेस रेस्ट में है
तो वैसे में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएंगे, नेवर, ये क्लोज लूप नहीं बनाएंगे। तो फिर मन में एक और बात आ रही होगी कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन नहीं हो, मतलब चार्ज अगर चल रहा हो, तो क्या उस केस में क्लोज लूप बना सकते हैं? तो हाँ, बनाते हैं। तो ध्यान रखिए, ये IIT 2006 में पूछा भी था कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बना सकते हैं या नहीं बना सकते, मैट्रिक्स मैच में था। तो जवाब है हाँ, बना सकते हैं। कंडीशन इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रोडायनेमिक कंडीशन होना चाहिए, मतलब हमारे चार्जेस चलने चाहिए। उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाते हैं। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करें, क्योंकि हमारा चैप्टर वही है, तो इसमें कभी भी ये क्लोज लूप नहीं बनाएगा। बात बहुत क्लियर है, क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि अब देखिए, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, ये तो हम लोग जानते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, या फिर ये कह लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड, ये हम लोग पहले से जानते हैं। और कंजर्वेटिव फोर्सेस की निशानी होती है कि एक क्लोज रास्ते पे उनका वर्क डन जीरो आना चाहिए। मतलब अगर एक बंद रास्ता ले लिया जाए तो उस पर उनका वर्क डन जीरो होना चाहिए। अब देखिए, अगर एक मोमेंट के लिए मान ले कि ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, एक बंद रास्ता है, और यहां पे एक चार्ज Q है, और इस चार्ज Q को इस रास्ते पे चलाते हुए फिर से इसी पॉइंट पे लेकर आना है। तो वैसे केस में ये बात हम जानते हैं कि कंजर्वेटिव रहने के कारण ये पूरा वर्क डन जीरो होना चाहिए। लेकिन क्या जीरो मिलेगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगा, डिस्प्लेसमेंट भी हम लोग इसी तरफ लेंगे, तो छोटा सा वर्क डन ये हो जाएगा F डॉट, यहां पे इसको DL लिख रहे हैं, DL भी आगे है, F के नाम पे बनेगा चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे, ये फोर्स निकल के आ जाएगा। DL उसी तरफ है, और देख पा रहे हैं कि इन दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है, दोनों पैरेलल है, मतलब ये सर्कल है। क्लोज लूप आप कैसा भी ले सकते हैं, हम सर्कल लिए। तो वैसे केस में एक छोटा सा वर्क डन QEDL, जिसमें ये दो हिस्सा कांस्टेंट है, तो अगर कंप्लीट वर्क डन की बात करूं तो ये छोटे छोटे वर्क को इंटीग्रेट करना होगा, मतलब Q इंटू ई बाहर, इंटेग्रल DL। अब चूंकि ये DL लेंथ है, तो ऐसे ऐसे सारे लेंथ का जोड़ निकालना पड़ेगा ओवर इंटायर लूप, मतलब ये सिंबल लगाना पड़ेगा। और हम जानते हैं कि ये पूरे लेंथ का जोड़, अगर ये रेडियस R है तो ये 2 पाई R होगा, QE इंटू 2 पाई R, और ये जीरो नहीं है, ये जीरो नहीं आया, मतलब वर्क डन जीरो नहीं आया। अगर इस तरह का आप फील्ड लाइंस ले लेते हैं, तो वैसे केस में एक चार्ज को इस सर्कल या फिर इस लूप पे घुमाने के प्रोसेस में वर्क डन जीरो नहीं आता, जो कि कंट्राडिक्ट करता है कंजर्वेटिव नेचर को। क्योंकि कंजर्वेटिव कहने का सीधा मतलब है कि एक बंद रास्ते पे वर्क डन जीरो होना चाहिए। तो या तो फिर ये कंजर्वेटिव नहीं है, या फिर ये लूप पॉसिबल नहीं। तो कंजर्वेटिव तो ये पॉसिबल है, प्रैक्टिकली ये कंजर्वेटिव तो है ही है, हम लोग पहले भी देख चुके हैं। इसका मतलब ये वाली चीज पॉसिबल नहीं, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाते। लेकिन जब आप इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बात करते हैं, तो वहां ये क्लोज लूप बना लेते हैं, मतलब उस जगह पे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है। क्लोज लूप बन गया मतलब वर्क डन जीरो नहीं है ना, और बंद रास्ते पे वर्क डन जीरो नहीं है, इसका मतलब वो फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है। तो अब थोड़ा एक सेंटेंस जो भी हम बोल रहे हैं उसको लिखिएगा, मतलब याद कर रखिएगा, वो लिखने का तो लिख चुके हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाते हैं, जबकि इलेक्ट्रोडायनेमिक कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोडायनेमिक वाले केस में वो फील्ड नॉन कंजर्वेटिव हो जाता है।
जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये फील्ड कंजर्वेटिव है। तो जल्दी से कॉपी कर लीजिए। तो अब अगला प्रॉपर्टी, फोर्थ। थोड़ी देर पहले हम ये बात बता भी रहे थे, इनफैक्ट आपको डायग्राम में दिखाया भी थे कि प्लस चार्ज से नंबर ऑफ लाइंस कुछ और निकाले, माइनस चार्ज से नंबर ऑफ लाइंस कुछ और निकाले, और एक सेंटेंस भी बोले थे कि नंबर ऑफ लाइंस चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होगा। ये बात एज्यूम किया गया। ये सब जितनी भी चीजें आप पढ़ रहे हैं ना, सब के सब एजम्पशंस हैं इसके बेसिस पे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ही एजम्पशन है। तो जब मेन लाइंस ही एज्यूम्ड है, तो उसके बेसिस पे आगे आप जो भी चीजें पढ़ेंगे वो रियल कैसे हो सकता है? वो सबका सब तो एजम्पशन ही है। बस ये सब इसलिए माने जा रहे हैं, ये ताना बाना इसलिए केवल बुना जा रहा है ताकि फिजिक्स में या नेचर में जो फिजिकल चीजें घट रही है, जो इवेंट अकर हो रहे हैं, जो दिख रहे हैं, उनको इनके बेसिस पे हम एक्सप्लेन कर सकें। तो बस उस नेचर, उस इवेंट को एक्सप्लेन करने के लिए ये सब चीजें एज्यूम किया जा रहा है, ताकि सबको लगे कि ये कंटिन्यूअस चीजें चल रही है। तो चौथे प्रॉपर्टी की बात करें तो ये कहता है कि नंबर ऑफ लाइंस ऑरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग is directly proportional to the magnitude of charge. नंबर ऑफ लाइंस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के मैग्नीट्यूड पे। ये भी एजम्पशन है। बड़ा चार्ज तो ज्यादा लाइंस, छोटा चार्ज तो कम लाइंस। मतलब अगर प्लस क्यू चार्ज से n लाइंस निकल रहे हैं, ऑरिजिनेट करेंगे तो ये पॉजिटिव है, तो वैसे केस में प्लस 5q चार्ज से 5n लाइंस ऑरिजिनेट करेंगे। माइनस 10q चार्ज से 10n लाइंस टर्मिनेट कर रहे होंगे। ये इसके कहने का मतलब है कि अगर आप q चार्ज से n लाइंस का ऑरिजिन या टर्मिनेशन मानते हैं, क्योंकि ये प्लस है इसलिए ऑरिजिनेट लिखे हैं, अगर ये माइनस होता तो यहां पे टर्मिनेट लिख रहे होते। ये पहला प्रॉपर्टी हम लोग बता चुके हैं। तो 5q पे 5n लाइंस ऑरिजिनेट कर रहे होंगे, माइनस 10q पे 10n लाइंस टर्मिनेट कर रहे होंगे, माइनस है इसलिए। अब एक खास बात इसमें ध्यान रखिएगा, ये प्रोपोर्शनैलिटी है। ये 5 गुना हुआ तो ये भी 5 गुना हुआ, ये 10 गुना हुआ तो ये भी 10 गुना हुआ। ये प्रोपोर्शनैलिटी है। तो फिर अब बात है कि यूनिट चार्ज से कितने लाइंस ऑरिजिनेट या टर्मिनेट करते हैं। तो ये बात हम लोग आगे गॉस लॉ में देखेंगे। अभी फिलहाल इसको रट लीजिए कि नंबर ऑफ लाइंस ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम 1 कूलम्ब चार्ज, ये जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1/ε0 लाइंस आएंगे। मतलब अगर प्लस 1 कूलम्ब है तो 1/ε0 लाइंस वहां से ऑरिजिनेट करेंगे। अगर ये -1 कूलम्ब चार्ज होता तो 1/ε0 लाइंस वहां पे टर्मिनेट कर रहे होते। इसका मतलब है कि अगर Q चार्ज होता तो नंबर ऑफ लाइंस ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम Q, एक से इतना तो Q से Q डिवाइडेड बाई ε0 लाइंस। लाइंस लिखने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये आप याद रखेंगे कंठस्थ। ये गॉस लॉ से आता है। क्योंकि देखिए अभी ये प्रॉपर्टी तो दिया गया कि नंबर ऑफ लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। तो फिर बात है कितने लाइंस। तो गॉस लॉ हमको बताता है कि
एक कूलम चार्ज से 1 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन जीरो लाइंस या तो ऑरिजिनेट करेंगे या फिर टर्मिनेट करेंगे। तो क्यू चार्ज से क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन जीरो लाइंस या तो ऑरिजिनेट करेंगे या फिर टर्मिनेट करेंगे। तो जल्दी से लिख लीजिए। तो पांचवा प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक field lines are always perpendicular to the surface of conductor and equipotential surface। इक्विपोटेंशियल कहने का मतलब पोटेंशियल का बराबर होना, ये हम लोग आगे देखेंगे। ये चीज भी हम लोग आगे कंडक्टर में देखेंगे, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ये भी एक प्रॉपर्टी है, इसलिए यहां पे जब प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं तो ये इसमें शामिल कर लिए। मान लीजिए ये कोई लोहे का कंडक्टर है, आयरन का कोई मटेरियल है, आप ये मान लीजिए कि कोई आयरन का एक सॉलिड सा टुकड़ा है, और अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज किसी भी तरह का चार्ज दे दिया गया तो इससे चूंकि पॉजिटिव है तो लाइंस ऑरिजिनेट करेंगे, और ऑरिजिनेट करने का मतलब ये सरफेस से परपेंडिकुलर, ये सरफेस से परपेंडिकुलर, ये सरफेस से परपेंडिकुलर, ये सरफेस से परपेंडिकुलर, ये देखिए सरफेस उससे परपेंडिकुलर। ये इसका एक प्रॉपर्टी, हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर। तो एक कंडक्टर के सरफेस से लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। अभी थोड़ा सा हम समझाने की कोशिश करते हैं कि ये किसी दूसरे डायरेक्शन में क्यों नहीं होता, तो ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए ये लाइंस इधर नहीं निकल के इधर निकल गया होता, इसका मतलब है कि सरफेस के इस पोजीशन पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाए तो इसका टैंजेंट इस तरफ आता। इसका मतलब है कि इसके दो टुकड़े होते, एक सरफेस के पैरेलल और दूसरा सरफेस के परपेंडिकुलर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर टुकड़ा और ये बनता इस इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल टुकड़ा। अब सोचिए, चूंकि इस कंडक्टर के ऊपर चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक टुकड़ा सरफेस के पैरेलल आ चुका है, तो ये कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहा होगा सरफेस वाले चार्जेस पे, और ये फोर्स सरफेस के पैरेलल। इसका मतलब वो चार्ज सरफेस के पैरेलल चलना शुरू कर देगा, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन को फुलफिल नहीं करता, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैट में चार्जेस को रेस्ट में रहना चाहिए, और ये टुकड़ा उसको रेस्ट में नहीं रहने देगा। ये पैरेलल टुकड़ा उस चार्ज को रेस्ट में नहीं रहने देगा। इसका मतलब है कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन को मेंटेन करना है तो ये टुकड़ा नहीं होना चाहिए। ये टुकड़ा तभी नहीं होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी दूसरे डायरेक्शन में ना हो, केवल परपेंडिकुलर हो जाए, तो वैसे केस में इसका हॉरिजॉन्टल टुकड़ा ऑटोमेटिक, पैरेलल टुकड़ा ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा। तो ये इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होता है। प्रॉपर्टी यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है तो आगे बताएंगे हम लोग। अब एक और बात, जब आप इसको देख रहे होंगे तो इस कंडक्टर के भीतर हम कोई भी लाइंस ड्रॉ नहीं किए हैं। इस कंडक्टर के भीतर एक भी लाइंस ड्रॉ नहीं किया गया, तो हमारा छठा प्रॉपर्टी भी यही है। एक कंडक्टर के भीतर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में कोई लाइंस एग्जिस्ट नहीं करता।
तो नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस exist inside conductor in electrostatic condition। ध्यान रहे, ये एग्जिस्ट तब नहीं करता जब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में है। मतलब अगर ये हमारे पास कोई कंडक्टर है, मान लीजिए ये कोई आयरन का बॉल है सॉलिड, ये कंडक्टर है, अगर इसके ऊपर आप चार्ज दे देते हैं तो हम लोग पहले से जानते हैं कि एक कंडक्टर पे दिए गए सारे चार्ज उसके सरफेस पे एग्जिस्ट करता है, तो लाइंस बाहर तो रहेंगे और बाहर में ये सरफेस के परपेंडिकुलर लाइंस रहेंगे। स्पेस में बाहर में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अंदर में कोई लाइंस नहीं होगा, अंदर में कोई लाइंस होगा ही नहीं। अब जब कोई लाइंस ही नहीं है मतलब अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कितना मिलेगा, जीरो। लेकिन ध्यान रहे कौन से कंडीशन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैट में किसी भी कंडक्टर के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, लेकिन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में ऐसा नहीं होता। जैसे आप तार में करंट फ्लो कर रहा होता है, करंट फ्लो करना मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो करना, इलेक्ट्रॉन तभी फ्लो कर सकता है जब उसके ऊपर फोर्स आए, और इलेक्ट्रॉन पे फोर्स तभी आएगा जब वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मतलब तार के मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, जबकि ये भी कोई मेटल है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो दोनों में अंतर क्या है, अंतर ये है कि यहां पे चार्ज रेस्ट में है, इस वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, जबकि अगर अंदर में चार्ज चल रहे होते तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता। तो ये बच्चे अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं, यहां तो रट लेते हैं वो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, लेकिन जब वो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में आते हैं और वहां कंडक्टर के भीतर इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाया जाता है, तो ये बहुत कॉमन डाउट बच्चे वहां रेज करते हैं, सर आपने पहले तो बताया था कि कंडक्टर के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, फिर आप यहां पे करंट निकालने के लिए अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिए। तो वजह यही है, चार्जेस अगर रेस्ट में हो तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, लेकिन करंट वाले में क्या करना होता है, चार्जेस को चलाना होता है और वो तभी चलेगा जब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में अंदर में इलेक्ट्रिक लाइंस एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, जबकि इलेक्ट्रोडायनेमिक कंडीशन में अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इसी वजह से चार्ज मूव करते हैं, करंट फ्लो करता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज रहते हैं, आप इसको लिखिए अच्छे से। वैसे बच्चों अभी जो हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं वो इस टॉपिक का नहीं है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का है, पर थोड़ा सा एक रिलेशन लिख देते हैं, अगर याद रह पाया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आगे तो उसको बताएंगे। याद नहीं भी रहता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए है। जैसे एक रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी आप बोलेंगे सर पोटेंशियल तो पढ़े ही नहीं है, बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, इसलिए तो कह रहे हैं कि जस्ट हम लिख दे रहे हैं, अगर समझ में आता है तो बड़ी अच्छी बात, वैसे समझ में नहीं आएगा, बस इंफॉर्मेशन को दिमाग में रखिएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम वी सिंबल से लिखते हैं, तो कुछ इस तरह का रिलेशन होता है, E बराबर माइनस dv अपॉन dr r कैप, या फिर इसी को हम लोग लिखते हैं E बराबर माइनस dv बाई dr। ये रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जानते हैं तो उसको एक बार डिफरेंशिएट करके माइनस साइन लगा दीजिए, उस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम चल जाएगा। इस जगह पे कंडक्टर के भीतर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है, तो मतलब इनसाइड कंडक्टर की अगर मैं बात करूं, इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड का जीरो होना मतलब ये लेफ्ट साइड का जीरो होना, मतलब राइट साइड का भी जीरो होना,
मतलब dv डिवाइडेड बाय dr का 0 होना। अब किसी भी डिफरेंशिएशन का 0 तभी पॉसिबल है जब वो फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट हो जाए। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाए। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ये चीज तभी पॉसिबल है जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाए। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरे कंडक्टर में कहां 0 है? तो अंदर के किसी भी पॉइंट में, है ना। तो जैसे ये पॉइंट ले लीजिए, ये पॉइंट ले लीजिए, ये पॉइंट ले लीजिए। इस पॉइंट को हम ए कह रहे हैं, इस पॉइंट को हम बी कह रहे हैं, इस पॉइंट को हम सी कह रहे हैं। ये सरफेस का भी पॉइंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह 0 है। इसका मतलब है इन सब जगह पे पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ए का लिखिए या बी का लिखिए या सी का लिखिए, इस तीनों पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम। ये तीन ही पॉइंट पॉसिबल है या फिर इनके अंदर इनफाइनाइट पॉइंट पॉसिबल है? इनफाइनाइट पॉइंट पॉसिबल है, मतलब इन सारे इनफाइनाइट पॉइंट का पोटेंशियल सेम। मतलब हम कह सकते हैं कि पूरा का पूरा कंडक्टर का पोटेंशियल सेम रहेगा। मतलब इसमें फिर ऐसा लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एट पॉइंट ए बराबर पोटेंशियल एट पॉइंट बी बराबर पोटेंशियल एट पॉइंट सी। मतलब आप कोई सा भी पॉइंट चुन लीजिए इस कंडक्टर पे, उन सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल बराबर है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इंटायर कंडक्टर हैव सेम पोटेंशियल। इंटायर कंडक्टर हैव सेम पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसके लिए एक प्रॉपर वर्ड है इक्विपोटेंशियल। और इंटायर कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल। मतलब ये पूरा का पूरा कंडक्टर इक्विपोटेंशियल, मतलब ये बाहर का सरफेस भी इक्विपोटेंशियल है। और चूंकि लाइंस यहां से निकल रहे हैं, तो हम लोग लिखे थे एक प्रॉपर्टी कि इलेक्ट्रिक लाइंस हमेशा ही इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो यहां से लेकर जो यहां तक की बातें बताई गई है, वो आगे भी बताएंगे जब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ रहे होंगे। लेकिन आप इंफॉर्मेशन को यहां से भी अपने दिमाग में रख सकते हैं, और जब आगे आएंगे तो फिर आपके वहां पे समझना आसान होगा। एक बार जल्दी से कॉपी कर लीजिए। आप देख सकते हैं यहां से एक बात और भी बोल सकते हैं, अगर अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ही नहीं, मतलब अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, तो आप चाहें तो यहां पे लिख सकते हैं हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड inside conductor is always 0। लेकिन ध्यान रहे, केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, ये हम बार बार रिपीट किए हैं और बताए भी हैं कि इलेक्ट्रोडायनेमिक में तो चार्ज चलता है तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड होना ही पड़ेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में कंडक्टर के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, क्योंकि अंदर में कोई लाइंस एग्जिस्ट नहीं करता। तो कितने प्रॉपर्टी हो गए? 5 हो गए भाई, 5 6 जो भी हो गए। नेक्स्ट लिख लीजिएगा, शायद छठा चल रहा होगा या सातवां चल रहा होगा, याद नहीं। तो अब ये जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ये नंबर ऑफ सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी के बारे में हम लोग को इंफॉर्मेशन बताएगा। हम लोग लाइंस को देखकर कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है? क्योंकि देखिए, ये लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड को ही तो डिफाइन कर रहे हैं ना, उनके टेंजेंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो मिलते हैं। तो ये एजम्पशन इस बात को लेकर है कि हम लाइंस को देखकर कैसे फिगर आउट करेंगे कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है। डायरेक्शन तो मालूम चल जाता है टेंजेंट की तरफ,
अब स्ट्रेंथ की बात करें तो इसके लिए भी एक एजेंशन लिया गया और वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at any position in space is equal to number of electric field lines crossing per unit area। मतलब अगर स्पेस में किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी पता करना है तो ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया। जैसे देखिए, मान लीजिए ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइंस हैं कुछ इस तरीके से, ये सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। ये पहला लाइन है, ये दूसरा लाइन है, ये तीसरा लाइन है, ये चौथा लाइन है। आप इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा ड्रॉ करने से गिफिट हो जा रहा है। हम लोग जानते हैं कि सारे लाइन कंटिन्यूअस होते हैं, बीच में ब्रेक नहीं होते हैं। जैसे अब हमारे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है। इन दोनों जगहों पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ पता करना चाहते हैं। चलिए बी पॉइंट यहां लेते हैं, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए है। तो स्ट्रेंथ पता करने के लिए यहां पे यूनिट एरिया लेकर आइए, यूनिट एरिया, और वही यूनिट एरिया यहां भी लेकर आइए। और फिर देखिए कि इस यूनिट एरिया से किस जगह पे ज्यादा लाइंस क्रॉस कर रहे हैं। ध्यान रखिए, ये यूनिट एरिया है, यूनिट एरिया। एक और बात ध्यान रखिएगा कि ये एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर लिया जाए। ये एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, जैसे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो उसके परपेंडिकुलर में, ऐसे नहीं लाएंगे। तो ये भी यूनिट एरिया है, ये भी यूनिट एरिया है। तो इन दोनों में जिस जगह, जिस एरिया से ज्यादा लाइंस क्रॉस कर रहे होंगे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो हम यहां पे देख सकते हैं कि ए पे, इस जगह पे 4 लाइंस क्रॉस कर रहे हैं, जबकि इस जगह पे 2 लाइंस क्रॉस कर रहे हैं सेम एरिया से। मतलब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा है बी पॉइंट से। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि जहां पे डेंस लाइंस होंगे वहां पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, और जहां पे रेयरर लाइंस मिलेंगे वहां पे वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ये याद रखिएगा। जैसे देखिए, अगर हमारे पास कोई एक पॉइंट चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, इसकी वजह से लाइंस की बात करें तो लाइंस कुछ इस तरीके से चारों तरफ निकल रहे होंगे। अब हमारे पास दो जगह है, एक यहां और दूसरा यहां। ये पॉइंट को ए कह लीजिए, ये पॉइंट को बी कह लीजिए, और हमसे ये जानना चाह रहा है कि किस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। तो कुछ नहीं, एक यूनिट एरिया ले आइए, एक यूनिट एरिया, ध्यान रहे ये यूनिट एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। अब देखिए यहां पे और भी लाइंस बना लेते हैं। अब देखिए ए पॉइंट पे इस एरिया से 1 2 3 4 5 लाइंस क्रॉस कर रहे हैं, जबकि बी पॉइंट पे इसी एरिया से 1 2 लाइंस क्रॉस कर रहे हैं। तो चूंकि ए पॉइंट पे इस यूनिट एरिया से ज्यादा लाइंस क्रॉस कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा बी से।
हम लोग ये भी देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लाइंस डेंस है और यहाँ पे लाइंस थोड़ा रेयर है, इसके रिस्पेक्ट में रेयर है। तो इस वजह से डेंस लाइन पे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां रेयर है वहां कम इलेक्ट्रिक फील्ड। और हम लोग पॉइंट चार्ज में जानते भी हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो ये ए पॉइंट कम दूरी पे है और बी पॉइंट ज्यादा दूरी पे है। तो जिसका डिस्टेंस कम है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डेफिनेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होना था, और जो पॉइंट दूर है वहां पे डेफिनेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड कम होना था। तो देखिए, मैथमेटिक अगर हमारे पास फॉर्मूला है तब तो हम बता ही सकते हैं, लेकिन केवल लाइंस को देखकर भी इस बात को बता सकते हैं कि जहां पे लाइंस डेंस है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, और जहां पे लाइंस रेयर है, दूर दूर है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होगा। तो अगर यहां पे देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, जिसको कि हम लोग केवल ई से लिखते हैं। ये किसके बराबर है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। जो हमने यहां लिखा है उसको अगर मैथमेटिकल फॉर्म में मतलब लिखूं तो इस तरह लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। यूनिट एरिया से निकलने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या को ही हम लोग उस जगह का इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं या इंटेंसिटी कहते हैं। तो ध्यान रखें, ये एरिया, ये लिखते वक्त दिस एरिया शुड बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सरफेस एरिया, सरफेस शुड बी perpendicular to the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर सरफेस परपेंडिकुलर है तो सरफेस के परपेंडिकुलर में एरिया वेक्टर होता है। इसका मतलब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पैरेलल होना चाहिए। तो यहीं पे लिख देते हैं, और एरिया वेक्टर शुड बी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो ये सवाल करने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ निकाल रहे होंगे तो उस वक्त जो आपको एरिया लेना है, मतलब जो सरफेस लेना है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होना चाहिए। और चूंकि हम लोग पहले से जानते हैं कि एरिया एक अच्छा भी लिखवा भी देंगे, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसका डायरेक्शन, जनरली एरिया स्केलर लेते हैं लेकिन इधर कैलकुलेशन के लिए हम लोग वेक्टर मानेंगे, और उसका डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर। ऐसे सोचिए, इस तरफ है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है आपका सरफेस। तो आप देख पा रहे होंगे कि सरफेस परपेंडिकुलर है एरिया वेक्टर, सॉरी, सरफेस परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम लोग एक वेक्टर डिफाइन कर रहे हैं, एरिया वेक्टर, और एरिया वेक्टर भी सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, मतलब इस सरफेस के परपेंडिकुलर में एरिया वेक्टर। तो आप देख पा रहे होंगे कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आपस में दोनों पैरेलल हो गए, मतलब एरिया वेक्टर शुड बी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस मैथमेटिकल फॉर्म को यूज करने के लिए। अब यहां पे फिजिक्स का एक नया टर्म निकल के आ रहा है, ये नंबर ऑफ लाइंस। नंबर ऑफ लाइंस को हम लोग लिखते हैं फ्लक्स, या फिर यूं कह लीजिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इसको फाई सिंबल से दिखाते हैं। मतलब अगर फ्लक्स पूछा जाए, सिंबल फाई लेते हैं फ्लक्स के लिए, तो ये सीधे E इंटू ए, और ए का कौन सा कंपोनेंट? परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो ये बहुत काम का चीज है। तो इस टॉपिक के बाद हम लोग जो अगले टॉपिक के बारे में पढ़ाई करेंगे वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स
और हम लोग देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहने का सीधा मतलब कहीं ना कहीं नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो आई होप आपको ये सब सारी बातें समझ में आ रही होगी और आप एक एक करके इनको याद कर लीजिए, बहुत आसान है, थ्योरेटिकल है, एजम्पशन है, इसको याद रखेंगे तो ही अलग अलग केसेस में हम लोग यूज करेंगे। तो हमारा अगला टॉपिक बनेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, लेकिन उसके पहले हम लोग इस पे कुछ कुछ सवाल कर लेते हैं, तो जल्दी से आप इसको लिख लीजिए। ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन फॉलोइंग केसेस। जैसे ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस Q1, ये दूसरा पॉजिटिव चार्ज है प्लस Q2, ये दोनों स्पेस में रखे हुए हैं। अब लाइंस कैसे होंगे, तो देखिए यहां से लाइंस निकल के इन्फिनिटी में चले जाएंगे, लेकिन ध्यान रखिए जो लाइंस इधर निकलेंगे ये तो कायदे से इंटरसेक्ट हो गया होता, और हम लोग जानते हैं कि ये दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं होते, तो इसका सीधा मतलब है ये दोनों अपना डायरेक्शन बदल लेगा। समझ पा रहे हैं क्यों बदलेगा? अगर नहीं बदलेगा तो दोनों इंटरसेक्ट कर जाएंगे, और वैसे भी एक पॉजिटिव चार्ज के कारण निकले हुए लाइंस को पॉजिटिव चार्ज रिपेल करता है, नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करता है। तो यहां से जो लाइंस निकला होगा उसको ये पॉजिटिव चार्ज रिपेल कर रहा होगा, तो देखिए रिपेल निकला इधर होगा लेकिन रिपल्सन की वजह से इधर मुड़ गया होगा। तो इस तरीके से लाइंस ड्रॉ होंगे। ठीक वैसे ही यहां भी अगर देखें तो इधर वाले लाइंस तो मुड़ जाएंगे, तो अगर स्पेस में दो पॉजिटिव चार्ज हैं तो आपके फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से दिखेंगे, कोई भी लाइंस रिपेल नहीं करेगा। दो लाइंस के बीच में लैटरल रिपल्सन होता है जबकि लॉन्गिट्यूडनल अट्रैक्शन होता है। अब सोचिए अगर तीन पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो क्या इस केस में आप ये Q1, ये Q2, ये Q3 क्या फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते थे? तो जैसे दो का किए हैं वैसे तीसरे का भी करेंगे, थोड़ा सोच के देखिए और थोड़ा इस वीडियो को पॉज कीजिए, फिर खुद से ट्राई कीजिए और उसके बाद फिर प्ले करके आप देखिए कि हम कैसे कर रहे हैं। तो यहां से जो लाइंस इधर निकले होंगे वो तो मुड़ जाएंगे, यहां से जो लाइंस इसकी तरफ निकले होंगे वो भी मुड़ जाएंगे, जो लाइंस इसकी तरफ निकले होंगे वो भी मुड़ जाएंगे, और बाकी सारे लाइंस आप बाहर बाहर दिखा दीजिए। तो सारे लाइंस मुड़ेंगे क्योंकि जैसे ही ये लाइंस इधर निकलना चाह रहा होगा ये भी रिपेल कर रहा होगा, ये भी रिपेल कर रहा होगा। इस वाले हिस्से में कोई लाइंस नहीं होगी। आप मैच कर लीजिए अपने आंसर से। तो चलिए एक सवाल और करते हैं। ये आप पहले वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए और उसके बाद प्ले करके देखिए कि हम कैसे कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टर, यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है प्लस Q, ये न्यूट्रल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना है। तो देखिए ये प्लस, पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, आपका ट्राई हो गया फिर प्ले करके देखिए कि हम कैसे कर रहे हैं, क्या आंसर है। तो बात इतना है कि अगर ये प्लस चार्ज है और ये न्यूट्रल कंडक्टर है तो इस तरफ वो माइनस चार्ज इंड्यूस कर लेगा। अगर ये माइनस Q चार्ज इंड्यूस हो गया तो ये दूसरे तरफ ऑटोमेटिकली प्लस Q चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे।
तो कुल मिला के यहाँ पे भी 3 चार्ज सिस्टम हो गए। जैसे यहाँ पे 3 चार्ज के सिस्टम थे वैसे ही 3 चार्ज के सिस्टम यहाँ पे भी हो गए। अब ये अपना मेन चार्ज है, यहां से लाइंस निकलेंगे, प्लस से निकल के माइनस पे आएंगे, सरफेस के परपेंडिकुलर, ध्यान रहे सरफेस के परपेंडिकुलर, ये जो आएंगे ना लाइंस इस स्फीयर पे, ये परपेंडिकुलर, मतलब कहीं ना कहीं ये सेंटर पे चले जाते सबके सब। यही सिखाए थे ना कि ये कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर में लाइंस आते हैं, कुछ लाइंस इधर भी निकलेंगे, कुछ इधर निकलेंगे, हर तरफ निकलेंगे, कुछ लाइंस यहां से निकल के यहां टर्मिनेट हो जाएंगे। अब चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहां से भी लाइंस निकलेंगे सरफेस के परपेंडिकुलर, देखिए ये क्यों बताए, ये लाइंस इधर निकला, ये नेगेटिव चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, लेकिन ये सरफेस पे आ नहीं पाया। तो इसका मतलब ये नहीं कि लाइंस यहीं पे कट जाएगा, क्योंकि लाइंस बीच में ब्रेक नहीं करता तो उसको आगे तो जाना ही था, लेकिन जैसे ही आगे गया उसको पॉजिटिव चार्ज रिपेल किया, इसलिए थोड़ा सा इधर कर दिया। ठीक वैसे ही आप इसको भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। अभी आपके मन में ये बात भी आ सकती है कि ये माइनस है ये प्लस है, तो फिर यहां से निकल के लाइंस यहां तक खुद ही क्यों नहीं आ जाता, प्लस से निकल के माइनस पे। तो इस तरह के लाइंस को नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पूरा का पूरा कंडक्टर इक्वी पोटेंशियल होता है, मतलब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ का है वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ का है। मतलब एक यूनिट चार्ज को या किसी भी क्यू चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में किसी भी रास्ते से वर्क डन नहीं होना चाहिए, लेकिन इस केस में आपका वर्क डन 0 नहीं होगा। इस वजह से कंडक्टर के एक ही सरफेस से लाइंस निकल के उसी कंडक्टर के दूसरे सरफेस पे लाइंस का टर्मिनेशन पॉसिबल नहीं है। अगर ये नॉन कंडक्टर होता तो ये पॉसिबल हो सकता था, क्योंकि नॉन कंडक्टर के केस में अलग अलग एरियाज का अलग अलग पोटेंशियल पॉसिबल है, जबकि कंडक्टर के केस में पूरे कंडक्टर का पोटेंशियल एक ही होगा, अलग अलग पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह के लाइंस प्लॉट नहीं करेंगे। आपने देखा जो लाइंस मैंने बनाया ये IIT एक बार पूछ भी चुका था, तो एक बार इसको कॉपी कर लीजिए। जब अगले लेक्चर में आएंगे तो इसके एक दो सवाल और प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद हम लोग अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आई होप आज के लेक्चर से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और अब हम लोग इसका यूज आगे करने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो आप इसको रिवाइज कीजिए, 1 2 3 बार रिवाइज कीजिए, सारे एजम्पशंस को रटिए, सारे प्रॉपर्टीज को दिमाग में बिठाइए, क्योंकि इन्हीं का यूज करना है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।